In the last lecture, we had learned some part of this chapter, and in this part of the chapter, we had learned about the military and police force. After that, we had learned judicial system. Today, we are going to learn about the equality before law. Then now listen carefully, equality before law. In early time, law in India डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो शुरू शुरू में इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लॉ वहां पे हुआ करते थे। देयर वॉज डिफरेंसेस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। ओके, तो अलग अलग तरह के लॉ वहां पे कैसे होते थे, तो कास्टिज्म के ऊपर बेस इस तरह के जजमेंट दिए जाते थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकेले अ कमिटी वॉज सेट अप टू क्रिएट अ कोड ऑफ लॉ। तो लॉर्ड मैकेले ये जो थे, उनके लीडरशिप में एक नया लॉ वहां पे बनाया गया। ओके, एक कोड ऑफ कंडक्ट वहां पे किया गया और हर एक को इक्वेलिटी दी गई लॉ के अंदर। ओके, द इंडियन पेनल कोड वॉज एनफोर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इंडिया के अंदर एक पेनल कोड वहां पे एनफोर्स किया गया। और उसके जरिए इंडिया के अंदर लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, ना मतलब किसी कास्ट का होगा, किसी रीजन का होगा, किसी जेंडर का, किसी लैंग्वेज का, तो कोई भी सुपीरियर नहीं है, सब लोग इक्वल है लॉ के सामने। इस तरह के ब्रिटिश प्रिंसिपल वहां पे रखे गए पेनल कोड में, इंडियन पेनल कोड में। ओके, बट देर वॉज सम डिफिट डिफेक्ट्स इन इट। तो कुछ डिफेक्ट भी थे। देर वेयर सेपरेट कोर्ट एंड डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट यूरोपियन। तो सेपरेट कोर्ट थे और डिफरेंट लॉ थे डिफरेंट यूरोपियंस के लिए। ओके, इन न्यू न्यू लॉज वेयर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को नए लॉज वहां पे समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। Legal cases become an excessive affairs for the community and the cases remain pending for years together। तो मतलब जो लीगल केसेस हैं वो उनके एक्सपेंसिव अफेयर्स वहाँ पे थे और बहुत से सारे केसेस जो थे ईयर टू ईयर वहाँ पे चलते थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सिंस एंशियंट टाइम देयर वेयर इन्वेशंस इन इंडिया। तो एंशियंट टाइम से इंडिया के अंदर कुछ इन्वेंशंस वहाँ पे हुए। देन मेनी इन्वेडर्स settle in India and were absorbed in the Indian culture even though they ruled here। तो इंडिया के अंदर बहुत से सारे लोगों ने वहाँ पे इन्वेड किया, मतलब इंडिया को घेर के उसके ऊपर रूल भी किया, है ना। पहले कुछ मुगल आए, ओके, उसके बाद ब्रिटिश आए। तो इस तरह से इंडिया के अंदर वो सेटल भी हो गए और अलग अलग तरह के रूल्स उन्होंने किए। दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। तो उन्होंने इंडिया की जो बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम थी उसे कभी भी चेंज नहीं किया। द ब्रिटिशर्स वेयर एक्सपेक्टेशन। तो ब्रिटिशर्स जो थे, मतलब ब्रिटिश पीपल जो है वो उनसे अलग थे, है ना, एक्सेप्शन में वो थे। इंग्लैंड वॉज द मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इंग्लैंड एक मॉडर्न नेशन था और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुआ, उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंग्लैंड की वहाँ पे हुई। उसके दौरान वहाँ पे प्रीवाइल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रीवाइल। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को वहाँ पे मतलब प्रीवाइल किया गया, इनिशिएट किया गया। हेंस दे included an economic system in India which was conducive to economic system in England। तो उन्होंने एक इकोनॉमिकल सिस्टम इंडिया के अंदर लाई जो इंग्लैंड के लिए कंडसिव थी, है ना, इंग्लैंड के लिए सुटेबल थी ऐसी। ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो ब्रिटिश लोगों को इस इकोनॉमिक सिस्टम से फायदा हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, लेकिन जो इंडियन पीपल थे वो एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे थे, मतलब उनका शोषण वहां पे हो रहा था, है ना। इंडियन पीपल का किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा था, उल्टा लॉस वहां पे हो रहा था इस इकोनॉमिक सिस्टम से। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर विच इज अबाउट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम was self-sufficient through
agriculture and related services, the needs of the village were fulfilled in the village itself. अब ब्रिटिश लोग आने से पहले या ब्रिटिश रूल आने से पहले जो विलेजेस थे उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, मतलब खुद के ऊपर निर्भर ऐसी थी, किसी दूसरे के ऊपर वो निर्भर नहीं थे। विलेज की अपनी जो ज़रूरतें हैं या जो भी इकोनॉमिक नीड है वो विलेज खुद वहाँ पे कंप्लीट कर लेते थे। देन लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। उस वक्त स्टेट का जो मेन सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड के ऊपर लगाया गया टैक्स। ओके, जिस तरह से आज भी हम हमारे लैंड के ऊपर टैक्स भरते हैं ना, हमारे कॉरपोरेशन में जाकर, नगर पालिका में जाकर, घर पट्टी जिसे कहते हैं हम, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स, तो उसी तरह से ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप। तो ब्रिटिश आने से पहले रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट किया जाता था, तो कल्टीवेटेड क्रॉप के ऊपर रेवेन्यू सिलेक्ट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 एकड़ की लैंड किसी फार्मर के पास है तो उस लैंड में उसने कितने क्रॉप को कल्टीवेटेड किया है। 10 एकड़ में सपोज उसने 2 ही एकड़ को यूज किया है तो 2 एकड़ के ऊपर, है ना, उस 2 एकड़ के ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, ना कि पूरे 10 एकड़ के ऊपर। ओके, द फार्मर वॉज exempted from taxation in the case of lost crop. Okay, during the British period crops, the farmer was exempted from taxation in the case of loss of crops. Then अगर मतलब फार्मर का लॉस हो जाता है, क्रॉप वहाँ पे क्रॉप्स जो है उनके जो कल्टीवेशन है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर फेमिन आती है, ड्रॉट आता है या किसी भी तरह की कैलेमिटी अगर वहाँ पे आती है और जिसकी वजह से उन्होंने लगाया हुआ जो भी सारा अनाज है या जो भी सारे क्रॉप्स हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनको टैक्स में वहाँ पे छूट दी जाती थी ब्रिटिश आने से पहले। रेवेन्यू वाज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, और जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, मतलब जो टैक्स लिया जाता था वो ग्रेन्स के मेन वहाँ पे लिया जाता था, पैसे नहीं लिए जाते थे। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर्स लैंड वॉज नॉट कॉन्फिस्केटेड। अगर टैक्स देने में अगर देरी हो जाती है किसी फार्मर को तो उसकी लैंड को वहाँ पे जब्त नहीं कर लिया जाता था, कॉन्फिस्केट नहीं कर, उससे उसकी लैंड को छीना नहीं जाता था। ओके, टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। तो इनकम बढ़ाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने अलग चेंजेस वहाँ पे लाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे चेंजेस रेवेन्यू सिस्टम में लाए। लैंड वॉज मेजर्ड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड, द टैक्स वॉज फिक्स। लैंड को मेजर किया, कौन से फार्मर के पास कितनी लैंड है और उस लैंड के ऊपर टैक्स लगा दिया, कल्टीवेशन हो या ना हो। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और जो टैक्स है वो कंपल्सरी पे करना होगा, वो भी कैश में। इफ द फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम देन हिज लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अगर फार्मर टैक्स नहीं दे पाए तो उनकी लैंड छीन ली जाती थी, कॉन्फिस्केट कर ली जाती थी। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने बनाई हुई थी, विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। और सभी फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे हो रहा था, शोषण वहाँ पे हो रहा था, है ना, फोर्सली उनकी तरफ से उनका बेनिफिट जो था वो छीन लिया जाता था। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो जानते हैं। देयर वेयर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। तो रूरल लाइफ के ऊपर कुछ असर उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का गिरा है, तो गिरेगा ही। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर द प्राइस इट रिसीव। तो फार्मर क्या करते थे, टैक्स भरने के लिए उन्होंने जो भी क्रॉप्स वहाँ पे निकाले उन्हें किसी भी तरह का प्राइस मिले वो बेच देते थे। द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स इन मिनिमम रेट। तो मर्चेंट्स और जो ब्रोकर्स थे वो फार्मर से उनके जो भी प्रोडक्शन थे, जो भी गुड्स थे वो कम से कम रेट में लेते थे। At certain time, the farmer had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay tax। तो टैक्स भरने के लिए, पैसे जमा करने के लिए कभी कभी फार्मर क्या करते थे, उनकी लैंड को
ये उनकी ज़मीन जो है उसे मॉर्गेज रख देते थे, है ना, जिसे हम कहते हैं कि तारन रखना, ओके, लीज पे रखना। तो इस तरह से फार्मर अपनी लैंड को मनी लेंडर के पास दे देते थे और उनसे पैसा लेकर टैक्स भरते थे। फार्मर बिकम बैंकक्रप्ट, तो फार्मर जो है वो बैंकक्रप्ट हो गए, है ना, उनके ऊपर कर्जा हो गया, मतलब बैंकक्रप्ट मतलब लोन हो गया उनके ऊपर, ओके। तो इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते, है ना, तो उन्हें उनकी लैंड भी बेचनी पड़ती थी, बेच देते थे। द फार्मर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर एंड मर्चेंट्स। तो गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर और मर्चेंट सब की तरफ से जो फार्मर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ छीन कर ले लिया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन वहाँ पे थी, ओके। द नेक्स्ट पेज इज देयर, ओके। द नेक्स्ट पार्ट, कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किस तरह से हुआ ये जानते हैं। इंडियन फूड ग्रेन वेयर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स, इट यूज्ड टू फुलफिल देयर domestic need as well as the needs of the village. The British government started giving more encouragement to crops, cash crops like cotton, indigo, tobacco, tea, etc. The process of giving stress on cultivation of profit giving cash crops instead of food grain इज नोन एज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या था, तो शुरू शुरू में फूड ग्रेन का कल्टीवेशन फार्मर वहाँ पे करते थे, आगे चल करके उनकी नीड्स वहाँ पे बढ़ती गई विलेजर्स की, है ना, यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स, जो भी डोमेस्टिक घरेलू उनकी ज़रूरतें जो थी वो कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। फूड ग्रेन अगर वो ले लेते थे तो कंप्लीट हो जाता था, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने कैश क्रॉप्स को एनकरेज किया। मतलब कैश क्रॉप मतलब कौन से क्रॉप्स, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ऐसे क्रॉप्स। और कौन से क्रॉप से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कैश मिलती है, कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी। तो इनका कल्टीवेशन फोर्सली फार्मर्स से करवा लिया जाता था और जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश प्रॉफिट में लेते थे, मतलब ब्रिटिश लोगों को प्रॉफिट होता था कैश का। तो इसे ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा गया। नेक्स्ट पार्ट है फेमिन। फ्रॉम 1860 टू 1900 इंडिया फेस ग्रेट फेमिन, बट द ब्रिटिश रूलर्स did not take much effort to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। तो फेमिन यानी अकाल, है ना, जिसे कहते हैं। तो 1860 से लेकर 1900 तक इंडिया ने फेमिन को फेस किया, लेकिन उस वक्त जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने किसी भी तरह के एफर्ट उसे उस फेमिन को कम करने के लिए, उसकी मुसीबतें कम करने के लिए नहीं किया। और उसी तरह से जो एक्सपेंडिचर था वो किसी भी तरह से उन्होंने वाटर सप्लाई के ऊपर नहीं किया, है ना। वाटर अगर फार्म को नहीं मिल रहे, फेमिन है, अकाल है, ड्रॉट वहाँ पे गिरा है, बारिश नहीं हुई है और फार्मर्स को वहाँ पे वाटर की ज़रूरत है, तो किसी भी तरह से वाटर सप्लाई के ऊपर नहीं सोचा गया, खर्चा नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में किस तरह की डेवलपमेंट हुई? फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रेड है उसे इंक्रीज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए जो ब्रिटिश पीपल है उन्होंने एक मॉडर्न फैसिलिटीज इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लाई। इन 1853 फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू थाने। तो सबसे पहले 1853 में मुंबई टू ठाणे रन करने वाली एक रेलवे स्टार्ट हो गई। इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया। तो उसी वक्त टेलीग्राफ सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया। ड्यू टू इट ऑल सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशंस गॉट कनेक्टेड टू द टू वन अनादर। तो इसकी वजह से जो मिलिट्री स्टेशन है वो एक दूसरे से जुड़ गए, टेलीग्राफ्स की वजह से और ट्रेन की वजह से। सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम। उसी तरह से ब्रिटिश लोगों ने पोस्टल सिस्टम को भी स्टार्ट किया, जिस तरह से आज हमारी पोस्टल सिस्टम है, पोस्ट कार्ड हम भेजते थे, उसी तरह से।
देखो यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई देगी, मुंबई ठाणे रेलवे 1853 में जो मुंबई ठाणे रेलवे वहाँ पे स्टार्ट हुई थी उसका पिक्चर है ये इस तरह की रेलवे थी। ओके, ड्यू टू ऑल these डेवलपमेंट्स देयर वाज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ इंडियन के ऊपर। ड्यू टू दिस देयर वाज इंक्रीज सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम, और इसी की वजह से मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ते गए, मतलब इंडियन पीपल भी एक दूसरे से जुड़ते गए और उनके अंदर यूनिटी बढ़ती गई। देन डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो कम हो गई, डिक्लाइन हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। On the other hand, very less tax was imposed on good import from England to India. तो इंडिया से इंग्लैंड जाने वाले जो मटेरियल था उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा थे, और इंग्लैंड से आने वाला जो मटेरियल था उसके ऊपर टैक्स कम थे। ऑल्सो the goods manufactured in England were machine made, and hence there was a maximum production at minimum cost. ओके, तो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंग्लैंड वहाँ पे किस तरह से करते थे, क्योंकि उनका जो मटेरियल था वो मशीन से बनता था, मशीन मैन्युफैक्चर था, जिसकी वजह से टू कॉम्पेट विच सच चीप प्रोडक्शन वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिसंस। तो इंडियन आर्टिसंस, इंडियन जो कलाकार थे वो अपने हाथों से मटेरियल बनाते थे और ब्रिटिश लोग मशीन से बनाते थे, तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी और ये मतलब कम प्रोडक्शन होता था और क्वालिटी भी थोड़ी सी कम होने की वजह से उनके जो भी गुड्स है प्रोडक्शन है वो बेचे नहीं जाते थे। इवेंचुअली इट लेड टू क्लोज डाउन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, तो इसी वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो क्लोज डाउन हो गई एंड मेनी आर्टिसंस बिकम अनएम्प्लॉयड। तो बहुत से सारे आर्टिसंस जो थे स्किलफुल पर्सन वो अनएम्प्लॉय हो गए, उनके पास काम नहीं रहा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर की नई डेवलपमेंट किस तरह से हुई। ड्यू टू लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल, द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन अ लार्ज नंबर। तो जो इंडियन पीपल थे उन्हें ब्रिटिश लोगों का सपोर्ट नहीं था, उसके बाद उनके पास कैपिटल नहीं था, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से जो इंडियन बिजनेसमैन हैं वो पीछे रह गए, आगे नहीं आ पाए। Yet some of them built up their business by overcoming these problems. तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए कुछ इंडियन बिजनेसमैन आगे उभर के आए। इन 1853 कावतजी नानाभोये दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई। तो इंडियन बिजनेसमैन जिसका नाम है कावतजी नानाभोये डावर, 1853 में सबसे पहले उन्होंने इंडिया के अंदर मुंबई में टेक्सटाइल मिल सेटअप की, शुरू की। इन 18 ओके 1855 द फर्स्ट जूट मिल, तो इंडिया के अंदर फर्स्ट जूट मिल वहाँ पे स्टार्ट हुई 1855 में। ओके, वो रिश्रा बंगाल में हुई। इन 1907 जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। तो जमशेदजी टाटा उन्होंने 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट की जमशेदपुर में। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। आगे चल करके कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टार्ट हो गए। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स। In the 19th century Europe, a new era took shape on basis of values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. तो नए वैल्यूज इंडिया के अंदर आ गए, जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियनिज्म, उसके बाद डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ये सारी वैल्यूज इंडिया में आ गई। दिस चेंज इन द वेस्ट लेड टू ऑब्वियस precaution repercussion on India. For carrying out administration, the British had understand the Indian society. For this purpose, they started studying the tradition, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज म्यूजिक, फ्लोरा फाउना ऑफ इंडिया। तो आगे चल करके बहुत से सारे बदलाव इंडिया के अंदर आ गए और ब्रिटिश लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए इंडियन सोसाइटी को भी समझना ज़रूरी था। इसी पर्पज़ को लेकर उन्होंने इंडिया में स्टडी करना स्टार्ट किया। कौन से इंडियन को स्टडी किया? इंडिया की
कौन सी स्टडी उन्होंने की? तो इंडिया की ट्रेडिशन के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, लिटरेचर एज वेल एज म्यूजिक, फ्लोरा, फाउना, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया ब्रिटिश लोगों ने। इन 1784 सर विलियम जोन्स एन इंग्लिश ऑफिसर इस्टेब्लिश एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एक एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फॉर्म किया एक इंग्लिश ऑफिसर में, जिसका नाम था विलियम जोन्स। वो 1784 में था। ओके, वो कोलकाता में स्टार्ट हुई। मैक्स मूलर जर्मन थिंकर वॉज डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की लैंग्वेज के बारे में और इंडिया के रिलीजन के बारे में एक जर्मन स्कॉलर थिंकर था, फिलोसोफर, जिसका नाम है मैक्स मूलर। उन्होंने बहुत सी सारी राइटिंग की। ड्यू टू these examples, there arose feeling among newly educated Indians to study India's Indian region, history and tradition। तो ये सब चीज़ों की वजह से, इस स्टडी की वजह से कुछ जो इंडियन यूथ है, न्यूली एजुकेटेड इंडियन पीपल जो है, उन्होंने भी इंडिया के रीजन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। मतलब अब असल मायने में जो इंडियन पीपल है उनको इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलना स्टार्ट हो गया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी लॉज इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत से सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश लोगों ने। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रैक्टिस एक्ट। तो सती प्रैक्टिस एक्ट को बैन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने 1829 में। तो ये एक बैड कस्टम था सती प्रैक्टिस। मतलब जिस औरत का, कोई लेडी है और उसका हस्बैंड अगर डेथ हो जाता है तो उसे सती जाना पड़ता था, मतलब उस हस्बैंड के साथ उन्हें भी मरना पड़ता था। तो ये बंद कर दिया। ओके, इन 1856 लॉर्ड डेलहाउसी पास द विडो मैरिज एक्ट। आगे 1856 में लॉर्ड डेलहाउसी ने विडो मैरिज एक्ट, री मैरिज एक्ट वहाँ पे पास किया। मतलब अगर कोई विडो है, कोई ऐसी लेडी जिसका हस्बैंड मर चुका है और वो विडो हो चुकी है, तो वो उस टाइम में शादी नहीं कर पाती थी, दूसरी शादी नहीं होती थी। तो एक एक्ट पास किया और फिर उसके अनुसार रीमैरिज ऑफ द विडो वहाँ पे स्टार्ट हो गया, जो किया था लॉर्ड डेलहौसी इन्होंने। ओके, नेक्स्ट है फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन दिस एक्ट्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म। तो ये सोशल रिफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसे एक्ट थे, मतलब अच्छे वाले एक्ट थे इंडिया के लिए। ओके, फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एजुकेटेड इंडियंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करने के लिए जो ब्रिटिश पीपल है उन्हें इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन की ज़रूरत वहाँ पे थी। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग इम्पार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट किया, किसने किया? लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने 1835 में। क्यों किया? क्योंकि उन्हें इंग्लिश एजुकेटेड पीपल की ज़रूरत थी, मतलब इन शॉर्ट सर्वेंट की ज़रूरत थी। तो आज हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो जो आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो 1835 में जो लॉर्ड मैकॉले ने इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया उससे हो रहा था। ओके, इंडियंस वेयर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स। तो वेस्टर्न थॉट से इंट्रोड्यूस हो गए इंडियन। मॉडर्न रिफॉर्म वहाँ पे हुआ। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हुई। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वेयर इस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता। कोलकाता के अंदर 1857 में नई नई यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। मुंबई एंड मैड्रास, चेन्नई। द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो नए पढ़े लिखे जो पीपल थे उन्होंने कोलकाता, मुंबई और मैड्रास के अंदर अपने रिवॉल्यूशन, रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। ओके, आई होप दैट you have understood all the parts of the chapter. Okay, bye.